हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CBIS। दिस इज चेतन। कहते हैं यूपीएससी एक मैराथन है और यूपीएससी के इस कठिनाई भरे सफर में सभी एस्पिरेंट्स को दौड़ना पड़ता है। हम ये बातें डेली किसी न किसी रूप में सुनते भी रहते हैं, लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात को सीरियसली लेते हैं। 2023 की प्रीलिम्स हुए 2 महीने से ऊपर हो गए। जिन लोगों की प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई वो ये सोच रहे हैं कि थोड़े दिन और चिल करते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करते हैं और जब मूड फ्रेश हो जाएगा तब तैयारी स्टार्ट करते हैं। वहीं जो बिगिनर है वो पहली बार अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से तैयारी करनी है। ना उनके पास बेटर स्ट्रेटजी है और ना ही क्लियर रोड मैप। इसके कारण वो कुछ दिन पढ़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं और फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। देखते ही देखते इस तरह पूरा टाइम निकल जाता है, प्रीलिम्स सिर पे आ जाती है, ना तो सिलेबस कंप्लीट हो पाता है और ना ही उनकी अच्छी से प्रैक्टिस। और फिर जो होता है इससे आप अनजान बिल्कुल भी नहीं। सच सच बताना, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? क्या आप भी ऐसा करते हैं? यूपीएससी 2024 की प्रीलिम्स में अब 300 दिन भी नहीं बचे हैं। इसकी डेट आप देख सकते हैं। आपकी जो 2024 के प्रीलिम्स होने वाली है वो 26 मई को होगी और मेंस 20 सितंबर 2024 से स्टार्ट होंगे। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो पूरा 1 साल है और हम इसमें आसानी से तैयारी कर लेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि आपके पास 1 साल बिल्कुल नहीं बचा है। आपके पास 300 दिन से भी कम दिन रह गए हैं और इन बचे हुए दिनों में यूपीएससी के इतने वास्ट सिलेबस को कवर करना इतना भी आसान नहीं है। यानी आपके पास जितने दिन बचे हुए हैं उसमें आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, उसका रिवीजन भी करना है, उसमें आपको प्रीलिम्स के लिए टेस्ट भी लगाने हैं, सीसेट की भी तैयारी करनी है, आपको ऑप्शनल की भी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको आंसर राइटिंग भी सीखनी पड़ेगी और एक टाइम मैनर में कैसे आंसर लिखा जाता है उस पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे एक रीजन है और वो ये कि इस एग्जाम का पूरा खेल आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि एग्जाम के दिन आपका परफॉर्मेंस कैसा था। एग्जामिनेशन में आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा ये आपका एक एक दिन और आपके पूरे साल भर की मेहनत डिसाइड करेगी कि आपने प्रीलिम्स में कैसा परफॉर्मेंस दिया, देन उसके बाद आपका मेंस में परफॉर्मेंस कैसा रहा और फाइनली इंटरव्यू में। इसका मतलब है आपके द्वारा किया गया हार्ड वर्क, आपके द्वारा साल भर में की गई एक एक दिन की मेहनत का सीधा कनेक्शन आपके परफॉर्मेंस से है। मतलब ये कि आपके पास एग्जाम तक अभी जितने दिन बचे हुए हैं उन एक एक दिनों का यूटिलाइज आप किस तरह करते हैं ये ज्यादा जरूरी है। या तो आप अपना इधर उधर टाइम वेस्ट करते रहिए या फिर एक बेहतर स्ट्रेटजी के थ्रू अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाइए। इन सभी बातों का एक ही निष्कर्ष निकलता है कि सफलता के नियम होते हैं और असफलता के कारण। आप इस बात को जितनी जल्दी जान जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए इस वीडियो में मैं 2024 के लिए एक बेटर स्ट्रेटजी और एक पूरे रोड मैप पर बात करूंगा कि आप किस तरह आप अपने बचे हुए दिनों को ठीक तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि एक बेहतर व्यक्ति वही होता है जो अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेस एंड टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करता हो। अगर आप यूपीएससी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक पूरा रोड मैप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्मार्ट स्ट्रेटजी आपका आधा रास्ता ऐसे ही आसान कर देती है। ये वीडियो ना सिर्फ बिगिनर बल्कि जो लोग पहले से अटेम्प्ट दे चुके हैं या किसी कारण से सफल नहीं हो पाए हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, लेकिन एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के थ्रू आप यूपीएससी के इस वास्ट सिलेबस को आसानी से कवर कर सकते हैं। और इसी क्रम में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के कुछ आउटकम्स की बात करेंगे ताकि 2024 में अगर आपका अटेम्प्ट होता है तो उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना रह जाए। फिर 2024 के प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी पर भी बात करेंगे कि उसकी तैयारी किस तरह करनी है,
उसकी स्ट्रेटजी पर भी बात करेंगे कि हमें किस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। इसी वीडियो में हम सिलेबस को भी समझेंगे कि आपकी एग्जाम में सिलेबस का क्या रोल होता है और सिलेबस को किस तरह कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि सिलेबस वो हथियार है जिसके नक्शे कदम पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। देन रिसोर्सेस पर बात करेंगे कि आपको रिसोर्सेस किस तरह और कौन से फॉलो करने हैं। इसी के साथ न्यूज़पेपर पे भी बात करेंगे कि आपको कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाहे आपका कोई सा भी मीडियम हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश या फिर अदर इंडियन लैंग्वेज। इसी के साथ आंसर राइटिंग पर भी बात करेंगे कि आपके एग्जाम में आंसर राइटिंग का क्या रोल है और आपको किस तरह आंसर राइटिंग करनी है, शुरुआत कैसे करनी है और उसका अंत कैसे करना है। सबसे पहले बात यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के आउटकम्स की करते हैं। आप जानते होंगे कि प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज का, सेकंड सीसेट का। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का पेपर अभी ना देखें। आप इसको छोड़कर 22, 21, 20, 19, 18 सारे प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। रीजन ये है कि इस बार जो यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हुआ है ना, वो यूपीएससी के इतिहास का सबसे कठिन पेपर था। टफ इस मायने में नहीं था कि उन्होंने कुछ भी पूछ लिया, टफ इस मायने में था कि उनने जिस तरह क्वेश्चंस को पूछा है ना, उन तरीकों पे सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि इस बार ज्यादातर लोगों का कहना यह है कि इस बार की प्रीलिम्स में जिस व्यक्ति के जितने सही तुक्के लग गए, उसकी प्रीलिम्स क्लियर करने की उतनी संभावनाएं बढ़ गई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 46, ये क्वेश्चन मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के क्वेश्चन पेपर से उठाया है। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट। एक तरफ ऑथर दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके द्वारा किए गए काम। अब बात यह है कि 2023 से पहले जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम हुए, उसमें यह था कि अगर आपको इन 4 स्टेटमेंट्स में से अगर 2 भी पता हो तो आप इसके आंसर तक आसानी से पहुंच सकते थे। लेकिन आप इनके ऑप्शंस देखिए। इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, यानी इनमें से कितने पेयर आपस में मैच होते हैं। यानी इनमें एक पेयर ऐसा है जो मैच होता है, या फिर 2 पेयर ऐसे हैं जो मैच होते हैं, या फिर 3 पेयर ऐसे हैं जो मैच होते हैं, या फिर सारे ही पेयर आपस में मैच होते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको अब 2 नहीं, आपको चारों स्टेटमेंट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको एक में भी डाउट है तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए या फिर इसमें तुक्का मारिए। अब एग्जाम में आप इसे छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि जब सारे ही सवाल ऐसे आएंगे तो आप कैसे छोड़ सकते हैं। सेकंड, आप तुक्का मार दीजिए, क्योंकि कोई भी एस्पिरेंट्स इतना विद्वान नहीं होता कि उसको सारी जानकारी हो। इसका मतलब है कि आप थोड़ा गेस करके इसमें तुक्का लगा दीजिए। अगर आपका तुक्का सही लग जाता है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता है, और अगर गलत होता है तो माइनस मार्किंग के थ्रू आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इस बार का आप क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, यानी प्रश्न संख्या 80। इसमें भी सेम है, 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यही पूछा है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इन सभी में एक सही है, या इन सभी में से 2 स्टेटमेंट सही है, या इन सभी में से 3 स्टेटमेंट सही है, या फिर ये सभी स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब है कि आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए भी सभी स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अगर एक में भी डाउट हुआ तो आप गए। और प्रीलिम्स में ये सिर्फ 1-2 क्वेश्चन नहीं थे, लगभग 90% क्वेश्चंस इसी तरह दिए गए थे, आप देख सकते हैं। लेकिन इस पेपर से घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नॉर्मली इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है कि कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है और कौन सा गलत हो सकता है। इसका मतलब है कि इस तरह के पेपर को हम बेहतर लर्निंग और प्रैक्टिस के थ्रू टेकल कर सकते हैं। लेकिन सवाल इस बार यूपीएससी के सी सेट पर भी उठे थे। ज्यादातर एस्पिरेंट्स का कहना यह था कि यूपीएससी का इस बार का सी सेट बहुत खराब था, इसका लेवल IIT JEE के बराबर था। और लोगों का मानना तो ये भी है
कि इस 10th लेवल के पेपर में यूपीएससी ने केट की एग्जाम से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए थे। लेकिन ठीक है, एस्पिरेंट्स धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इन चीजों को कवर कर सकते हैं। लेकिन इस बार के यूपीएससी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पेपर की लेंथ भी थी, यानी पेपर बहुत लेंथी था। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो काफी बड़े और टाइम कंज्यूमिंग थे, जिसके चलते कई सीरियस एस्पिरेंट्स फेल हो गए। सीसेट के ऊपर पूरा मेरा एक लेक्चर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि यूपीएससी सीसेट अब किस दिशा में जा रहा है। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके अलावा सीसेट में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव भी आते हैं। अगर उन पर आपकी अच्छी कमांड हो जाए और 8 या 10 क्वेश्चन अगर आप एप्टीट्यूड के कर जाएंगे तो आपका सीसेट आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी, लेकिन यूपीएससी के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी तो बनती है। लेकिन सवाल ये है कि अब हमारे पास क्या रास्ता है, या तो मर जाएं, या मैदान छोड़कर भाग जाएं, या फिर आगे बढ़ें। अगर आप मैदान छोड़कर भाग जाओ तो ये तो आपका डरपोकपना ही कहलाएगा। आपने वो कहावत सुनी होगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरा ये कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास 0.1% हिम्मत भी है ना, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी मंजिल के सिर्फ एक कदम दूर ही खड़े हों। थोड़ी सी मेहनत आपको अपने सपनों तक ले जा सकती है। ऐसे में आप बिना सोचे समझे पीछे हट जाएं तो आपका ये कदम आपके सपनों को चुटकियों में राख कर सकता है। अगर आप यूपीएससी 2024 को टारगेट कर रहे हैं, चाहे आप बिगिनर हो या आप जॉब के साथ तैयारी करते हैं या फिर पहले से अटेम्प्ट दे चुके हैं, 2024 आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस एग्जाम के 3 लेवल हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। हम इन सभी पर बात करेंगे कि आपको प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है, देन मेंस की तैयारी कैसे करनी है और फिर इंटरव्यू की कैसे करनी है। लेकिन ये बात ध्यान रखने लायक है कि आपको इन तीनों की तैयारी इंटीग्रेटेड मैनर में करनी है। ऐसा नहीं है कि साल भर ऐसे ही पढ़ रहे हैं और जब प्रीलिम्स आया तो 1-2 महीने प्रीलिम्स के लिए पढ़ लिए, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। वही मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है, वो नॉर्मली पढ़ते रहते हैं, ना तो ये पता होता है कि प्रीलिम्स का पढ़ रहे हैं और ना ही ये पता होता है कि वो मेंस का पढ़ रहे हैं। ना तो आंसर राइटिंग करते हैं, ना ही टेस्ट देते हैं और ना ही रिवीजन करते हैं। अब आप ही सोचकर बताइए कि इस तरह कौन सी एग्जाम निकलती है। यानी कुल मिलाकर देखें तो इन तीनों लेवल को हमें एक साथ कंप्लीट करना है। आइए अब इसके लिए एक रोड मैप पर बात करते हैं कि हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को कैसे टारगेट कर सकते हैं। इस रोड मैप को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। एक वो जो पुराने खिलाड़ी हैं, यानी जिन्होंने ऑलरेडी अटेम्प्ट दिए हुए हैं। सेकंड, नए खिलाड़ी, यानी जो अभी बिगिनर हैं और वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। सबसे पहले पुराने खिलाड़ी पर बात कर लेते हैं। आप में से जो पुराने खिलाड़ी हैं, मेरी ये बात ध्यान से सुनना। अगर आपको 2024 की एग्जाम निकालनी है ना, तो ये करना ही पड़ेगा। और वो क्या है, सुनिए। आपको अपने टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट, अभी से दिसंबर तक। सेकंड, दिसंबर से तो आपकी प्रीलिम्स और मेंस तक, क्योंकि आपको अपने टाइम का सही यूटिलाइज करना है और यही वो टाइम है जिसमें आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। आपको क्या करना है, आपके पास अभी जो टाइम है और आने वाले दिसंबर तक आपको इन 4 चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है। कैसे, आइए समझते हैं। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं छोड़ना है। आप कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं इससे यूपीएससी को कोई मतलब नहीं है। ना तो ये आपसे मेंस में पूछा जाएगा और ना ही इंटरव्यू में। लेकिन न्यूज़पेपर क्यों जरूरी है, हम इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको ये माइंड में रखना है कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। और न्यूज़पेपर ऐसे नहीं पढ़ना है कि आपने यूट्यूब खोला और न्यूज़पेपर का एनालिसिस किया और पटक दिया। ऐसा करना न्यूज़पेपर पढ़ने और ना पढ़ने दोनों के बराबर है। आपको जेन्युइनली ये करना है कि आपको न्यूज़पेपर लेना है, या तो हार्ड कॉपी में या फिर सॉफ्ट कॉपी में। और आजकल तो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल ऐसे हैं
जहां आपको फ्री में न्यूज़पेपर मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली आप सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको खुद को ही है। आप पढ़ने में किसी की हेल्प ले सकते हैं, चाहे अपने सीनियर हो या फिर वो जिनका एग्जाम निकला हो, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि आपको डेली न्यूज़पेपर खुद से पढ़ना है, चाहे कुछ समझ में आए या नहीं आए। सेकंड बात, अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ऑप्शनल अभी तक कंप्लीट नहीं है, ऑप्शनल कंप्लीट नहीं होने का मेरा मतलब ये है कि जिनका आधा अधूरा है या जिन्होंने कंप्लीट तो कर लिया लेकिन अभी तक ना तो रिवीजन किया है ना ही उसकी आंसर राइटिंग, तो आपको मेरी ये सख्त हिदायत है कि दिसंबर तक आपको अपने ऑप्शनल को कंप्लीट करना है कैसे भी करके। इसमें आपका रिवीजन भी शामिल है और आपकी आंसर राइटिंग भी, क्योंकि दिसंबर के बाद आपके पास टाइम नहीं रहेगा, आपको प्रीलिम्स पर मेहनत करनी पड़ेगी। देन थर्ड, ऐसे प्रैक्टिस। आपको एवरी संडे ऐसे राइटिंग करनी है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि निबंध लिखना बहुत आसान बात है, लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे ना 1200 वर्ड्स, तब आपको पता चलेगा कि आपको तो निबंध लिखना आता ही नहीं है। आप 100 वर्ड्स लिखेंगे, 200 लिखेंगे, देन आपके पास थॉट्स आने ही बंद हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे लिखना प्रैक्टिस का काम है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा ऐसे आप लिख पाएंगे। और जब आप मेंस में बैठेंगे तो आपको एग्जाम तक 30 से 40 ऐसे लिख कर जाने ही है। और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? जब आप इसकी टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करेंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एवरी संडे, इस बात की टेंशन आप बिल्कुल मत लेना कि आप निबंध लिखने बैठे हैं और आप उस निबंध को पूरा नहीं कर पाए हैं विथ इन द टाइम। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। अगर आपने पहले दिन 400-500 वर्ड्स लिखे हैं तो कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट वीक आप इससे बेहतर लिख पाएं। और जब तक आप 8-10 निबंध नहीं लिखेंगे आप खुद को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है एथिक्स। अगर आप में से किसी का एथिक्स कंप्लीट नहीं है तो प्लीज आप अपने एथिक्स के सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपका एथिक्स सब्जेक्ट कंप्लीट है और अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं की है तो प्लीज आप आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दिसंबर तक आपके पास पूरा टाइम है अपनी गलतियों को ठीक करने का। और आप सभी को ये बात तो पता होनी चाहिए कि ऑप्शनल, एसे एंड एथिक्स, ये तीनों पेपर आपको यूपीएससी में पहली रैंक दिला भी सकते हैं और आपको यूपीएससी की रेस से बाहर भी कर सकते हैं। मतलब ये है, ये तीनों सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे कि आप आईएएस बनेंगे या नहीं। इसीलिए मैंने कहा है कि आपको दिसंबर तक ऑप्शनल, ऐसे प्रैक्टिस, एथिक्स और इनकी आंसर राइटिंग कंप्लीट करने हैं। अगर आपने दिसंबर तक ये तीनों पिलर कंप्लीट कर लिए ना, बिलीव मी, आपका प्रीलिम्स भी क्लियर होगा। मेंस में बैठोगे ना तो इस बात की टेंशन बिल्कुल नहीं होगी कि आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है। आप मेंस में भी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और सब कुछ सही रहा तो आप आईएएस जरूर बनेंगे। बट आपको ये करना ही होगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा। अब बात करते हैं नए खिलाड़ियों पर, यानी बिगिनर्स पर। तो बिगिनर्स, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपका टारगेट 2024 है तो आपको अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइज करना है। और वो आप कैसे करेंगे, हम इस पर बात करने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको भी अपने टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अभी के दिन से तो दिसंबर तक, देन दिसंबर से आपकी 2024 में होने वाली एग्जाम तक। अभी के दिन से तो दिसंबर तक आपको क्या करना है, चलिए उस पर बात करते हैं। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, जो भी आपको अच्छा लगे वो, कोई प्रेशर वाला काम नहीं है, लेकिन आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। और आपको भी ऐसे नहीं पढ़ना है कि आपने YouTube ओपन किया और वहां से किसी की समरी देख ली और खत्म काम। नहीं, आपको भी खुद से ही न्यूज़पेपर पढ़ना है। आप थोड़े दिन न्यूज़पेपर पढ़कर देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आने वाले दिनों में इस पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा कि आपको न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ना है। देन आपको दिसंबर तक अपना ऑप्शनल तैयार करना है कैसे भी करके,
क्योंकि दिसंबर बाद टाइम नहीं होगा। अगर आप बिगिनर है तो कम से कम आपको एक बार अपने पूरे ऑप्शनल से गो थ्रू होना है। इससे होगा ये कि आपके ऊपर अपने ऑप्शनल का प्रेशर नहीं होगा, और जब आप इसका रिवीजन करेंगे या इसकी आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने तो ऑप्शनल अभी पढ़ा ही नहीं। ओके, तो आपको दिसंबर तक अपना ऑप्शनल कंप्लीट करना है। इसका टाइम मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से कर लेना कि आपको रोज ऑप्शनल में कितना टाइम देना है। देन इसके साथ में आपको क्या करना है, अपने जीएस के सब्जेक्ट को कंप्लीट करके चलना है। और जीएस के सब्जेक्ट कौन से, जिसमें आपकी रुचि हो। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इनको टेंशन लेकर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बस आप ये सोचकर पढ़िए कि हमें बस हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है। और अगर ये दिसंबर तक कंप्लीट नहीं भी होते तो भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको पढ़ना है, आपको इन्हें पढ़ना नहीं छोड़ना है। क्योंकि इसका रीजन ये है, जब आप दिसंबर बाद प्रीलिम्स की तैयारी में लगेंगे तो आपको इन सब्जेक्ट का सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। आपको ये सब्जेक्ट नए बिल्कुल नहीं लगेंगे। यानी आपके प्रीलिम्स का प्रेशर काफी हद तक कम हो जाएगा। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। स्टार्ट उसी सब्जेक्ट से करना जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। देन इसके साथ में आपको एक काम और करना है कि आपकी टेबल पर प्रीलिम्स और मेंस के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले आप इन्हें पलटने का प्रयास करें। यानी अगर थोड़े फ्री बैठे हैं तो आपको ये देखना है कि थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में पर्टिकुलर सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी डायरेक्शन कहीं ना कहीं सही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने आर्ट एंड कल्चर का कोई सा टॉपिक खत्म किया, आपने वो पढ़ तो लिया। देन आपको ये देखना है कि जो प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें आप सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं आपको इस पर थोड़ी और ध्यान देने की जरूरत है। आपको दिसंबर तक इन 4 चीजों पर वर्क करना है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, ऑप्शनल कंप्लीट करना है, जनरल स्टडी के सब्जेक्ट भी पढ़ते चलना है, और PYQ तो देखना ही है। अब बात करते हैं कि 2024 के लिए इन सभी प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। इन सभी के लिए आपको सिलेबस की जरूरत होगी। यानी आपको सिलेबस समझना होगा कि पर्टिकुलर टॉपिक का सिलेबस से क्या कनेक्शन है और सिलेबस के किस पॉइंट से यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रही है। अगर आप इतना करना सीख गए तो ये आपके लिए इनफ रहेगा। सेकंड, रिसोर्सेस। इस एग्जाम के लिए अच्छे रिसोर्सेस बहुत जरूरी है कि आप कौन से सब्जेक्ट को किस तरह कवर करते हैं, किन बुक्स को पढ़ रहे हैं, या आप जिन बुक्स को पढ़ रहे हैं या आप जिन रिसोर्सेस को फॉलो कर रहे हैं उनके आउटपुट सच में निकल रहे हैं या सिर्फ आप पढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि आउटपुट निकलना बहुत जरूरी है। देन न्यूज़पेपर, जैसे पहले भी हमने इस पर डिस्कशन कर लिया लेकिन थोड़ा हम बाद में भी करेंगे कि आपको कौन से न्यूज़पेपर पढ़ने हैं और किस तरह से पढ़ने हैं। देन आता है रिवीजन। रिवीजन इस एग्जाम का सबसे जरूरी हिस्सा है। ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि वो सिर्फ पढ़ते ही जाते हैं और रिवीजन नाम मात्र का करते हैं। लेकिन आपको बता दूं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में आपके परफॉर्मेंस का सीधा कनेक्शन रिवीजन से है। सिंपल सा फंडा ये है कि जो चीज आपने पढ़ी है वो आपको नॉर्मली याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने पॉलिटी में अगर आपने कोई सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जैसे कि इक्वालिटी, तो अगर आपको कोई नींद में उठाकर भी पूछे ना कि इक्वालिटी क्या होती है, आपको वो पता होनी चाहिए। और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? रिवीजन से। रिवीजन क्यों जरूरी है इस पर भी हम आगे बात करेंगे। देन आंसर राइटिंग आपको करनी ही है क्योंकि आपकी मेंस इसी पर डिपेंड है। देन PYQ को आपको देखना ही पड़ेगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। जैसे कि हमने बात की कि सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग कितनी जरूरी है।
फ्रेंड्स, आपकी प्रीलिम्स और मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका सिलेबस से सीधा संबंध है। अगर आप ध्यान से सिलेबस को देखेंगे, उसे समझेंगे, देन आप मेंस के क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सिलेबस को समझे बगैर ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ना तो उनकी दिशा सही होती है और ना ही दशा। फिर कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए गए। हम इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिलेबस को समझेंगे कैसे। लोगों को सिलेबस समझने में साल भर लग जाते हैं। यानी कि सिलेबस समझना एक दिन का काम नहीं है कि दुकान पे गए, प्रिंट आउट निकलाया और एक दिन में पूरा पढ़ लिया और सिलेबस को समझ गए। नहीं, सिलेबस को आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। जैसे जैसे आप उसके टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती जाएगी। इसके समझने का सबसे अच्छा तरीका है, बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने चैनल्स पर सिलेबस को समझाया है, तो आपको कम से कम थोड़ी बहुत तो जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो आप उनके वीडियो से थोड़े तो सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं और बाकी आप डेली मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे आप इसके नेचर को समझ ही जाएंगे। देन इसका मेन पॉइंट आता है रिलेट करना। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको सिलेबस से लिंक करना बहुत जरूरी है कि पर्टिकुलर टॉपिक सिलेबस के किस पॉइंट्स को कवर करता है। इससे आपको सही डायरेक्शन मिलेगी। आप प्रीलिम्स और मेंस में अपने टॉपिक को इंटर रिलेट कर पाएंगे, जिससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। देन आपको नोट्स मेकिंग भी करनी है। नोट्स आपको सिलेबस वाइज बनाना है। इसके लिए आप टॉपर्स के नोट्स देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि टॉपर्स किस तरह सिलेबस वाइज नोट्स बनाते हैं। देन रिवीजन हमने डिस्कस किया। फिर आते हैं PYQ। अगर आपकी टेबल पर PYQ है तो आपको फ्री टाइम में ये देखना है कि प्रीवियस ईयर में UPSC ने सिलेबस के किन किन पॉइंट्स से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। इससे फायदा ये होगा, आपकी पढ़ाई का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। आइए समझते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस को। आपको प्रीलिम्स के सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी से करनी है, उन्हें टॉपिक वाइज अच्छी से लिंक करना है, उनके प्रॉपर क्रिस्पी छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं ताकि एग्जाम के टाइम आप उनका रिवीजन कर पाएं। ये रहा आपके UPSC प्रीलिम्स का सिलेबस। ये प्रीलिम्स के जनरल स्टडी का पेपर है। आप जानते होंगे कि 200 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होता है। UPSC ने प्रीलिम्स का सिलेबस क्लियर दे रखा है, लेकिन लोग इसे पढ़ते नहीं हैं। आपको पढ़ना है और टाइम टू टाइम इसको देखते भी जाना है। आपकी ये कैसे हेल्प करेगा मैं आपको समझाऊंगा। देखिए क्या क्या है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनके सामने जो करंट की चीज आ जाती है वो पढ़ने लग जाते हैं, जबकि UPSC ने अपने सिलेबस में ये क्लियरली बोल रखा है कि आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की करंट्स इवेंट्स को कवर करना है। आलतू फालतू की न्यूज़ नहीं पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे प्रधानमंत्री कुछ महीने पहले अमेरिका गए थे। वहां से भारत और अमेरिका के बीच बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए, और अगर एग्रीमेंट साइन हुए तो क्या आपको नहीं लगता कि ये भारत के लिए जरूरी है और आपको इसे जानना चाहिए कि आखिर क्या क्या एग्रीमेंट हुए? क्योंकि UPSC इस तरह के क्वेश्चन पूछती है। उन्होंने प्रीलिम्स में क्वेश्चन दे दिया कि भारत इनमें से किन किन एग्रीमेंट्स का हस्ताक्षर करता है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली टेकल कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। जब आप प्रीलिम्स के PYQ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी वो भारत की और विश्व की ज्योग्राफी पूछ सकते हैं। क्या क्या पूछेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी वो पूछ सकते हैं कि ये माउंटेन कहाँ है, ये लेक कहाँ है, ये रिवर कहाँ है, कोयले की खदान विश्व में कहाँ कहाँ है, भारत में कहाँ कहाँ है, यूरेनियम की खदान कहाँ कहाँ है, भारत में यूरेनियम कहाँ मिलता है,
इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। देन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसके अंदर उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, ध्यान दीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू। क्वेश्चंस को प्रीलिम्स के सिलेबस से मैच करके देखना, आपको पता चलेगा कि इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स आदि। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते होंगे कि अभी कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन ने पॉवर्टी इंडेक्स जारी की। अब सिलेबस में क्लियरली मेंशन है पॉवर्टी। अगर आपने इस टॉपिक पर अच्छे से तैयारी नहीं की और इस पर क्वेश्चन आ गया तो जो क्वेश्चन आपका सही होना था वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, यानी पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता से संबंधित जनरल इशू जो रेज होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन है जनरल साइंस, जिससे हर बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी यूपीएससी ने आपको प्रीलिम्स का सिलेबस जो प्रोवाइड किया है उन्हें आप अच्छे से पढ़ें, समझें और टॉपिक को रिलेट करने की कोशिश करें। बाद में आप यही पाएंगे कि उन्होंने सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे हैं, बस थोड़ा अंतर आता है डिफिकल्टी लेवल का, तो वो प्रैक्टिस से ठीक हो जाता है। अब आते हैं मेंस के सिलेबस पर। फ्रेंड्स, मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है, मैं यहाँ उसको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने उसके कुछ मेजर टॉपिक उठाए हैं। जब आप पढ़ें तो आपके माइंड में ये बातें होनी चाहिए, जैसे कि आपको सोसाइटी का टॉपिक कंप्लीट करना है, आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, आपको हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, आपको पॉलिटी कंप्लीट करनी है, आपको इकोनॉमी कंप्लीट करनी है, आपको इंटरनेशनल रिलेशन कंप्लीट करना है, आपको आर्ट एंड कल्चर भी कंप्लीट करना है, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट करनी है, एग्रीकल्चर का पोर्शन कवर करना है, एथिक्स हमने पहले भी बात की। लोग पढ़ने के साथ एथिक्स को भूल जाते हैं, इसलिए एथिक्स के लिए भी पढ़ना है। गवर्नेंस, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता, ये भी कंप्लीट करना है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी कंप्लीट करनी है। यानी आपके माइंड में मेंस के सिलेबस की एक प्रॉपर रूपरेखा होनी चाहिए। कहीं कोई सा सब्जेक्ट या सिलेबस का कोई सा पोर्शन आप छोड़ तो नहीं रहे हैं, या आपके द्वारा उस पर कम ध्यान तो नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर चेन की एक कड़ी कमजोर है तो वो पूरी चेन ही कमजोर होगी। इसलिए मेंस के सिलेबस को देखते रहना है कि आपने इस सिलेबस का ये पोर्शन कवर किया या नहीं। अगर कमजोर है तो उसे ठीक करें। देन आपको क्या करना है, मेंस के सिलेबस से PYQ को लिंक करके देखना है कि यूपीएससी मेंस में किसी टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछती है। यानी सोसाइटी से कैसे क्वेश्चन पूछती है, ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन पूछती है, आर्ट एंड कल्चर से कैसे पूछती है, गवर्नेंस से कैसे पूछती है। आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने लिए हैं। मेंस में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस मैटर ये करता है कि आपने किसी टॉपिक को किस तरह से पढ़ा, उसका रिवीजन किया या उसकी आंसर राइटिंग की। अगर इन तीनों में से एक में भी कमी है तो आपके लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, सोसाइटी पिलर का आप ये क्वेश्चन देखिए, हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज, इन्यूमरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट। अगर हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब है कि भारतीय समाज ने अपने पारंपरिक सामाजिक मूल्यों को किस तरह मेंटेन करके रखा है, और अगर कुछ बदलाव हुए तो उनके बारे में भी बताइए। अब आप ये सोचिए, क्या इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं? यस, बिल्कुल आसान है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इसे क्या लिख सकते हैं विथ इन 150 एंड 250 वर्ड्स। अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं लिख सकते तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, आइए इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। इस क्वेश्चन का मेन वर्ड है सोशल वैल्यूज। पूछा तो उन्होंने सोशल वैल्यूज के बारे में है ना। आप खुद ही बताइए कि भारत में सोशल वैल्यूज कौन कौन सी है, आप बता सकते हैं। अगर आपने कोई सी बुक नहीं भी पढ़ी है या किसी कोचिंग के नोट्स नहीं भी पढ़े हैं तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सत्य, अहिंसा, प्रेम भाव,
लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ एकता का भाव रखना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, छोटों से प्यार करना, लोगों के धर्म और उनकी संस्कृति का सम्मान करना, किसी से भेदभाव नहीं करना, ये सभी क्या हैं? ये हमारी सोसाइटी की वैल्यूज हैं। और यही इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्या भारत ने इसे अभी तक मेंटेन करके रखा है? बिल्कुल रखा है। आप इसके एग्जाम्पल चारों तरफ देख सकते हैं। आप इसके एग्जाम्पल इंटरनेशनल लेवल पर भी देख सकते हैं कि भारत ने किस तरह वसुधैव कुटुंबकम को आत्मसात करके रखा है। हम पूरी दुनिया, पूरे विश्व को एक फैमिली, एज अ फैमिली मानते हैं। ये पहले भी था और अब भी है। आपको सिर्फ यही चीजें बतानी है। अगर आपकी किसी टॉपिक पर अच्छी पकड़ है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देन आगे इसमें पूछा है कि क्या ये चेंज हुई है? फिर आप बताइए कि हाँ, बिल्कुल चेंज हुई है। समय के साथ भारत में हिंसा बढ़ती जा रही है, जिसके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। हमारा खान पान चेंज हो चुका है, हमारे रहने के तरीके चेंज हुए हैं। हम पहले अलग कपड़े पहनते थे, आज समय के हिसाब से अलग कपड़े पहनते हैं। बस यही चीज आपको बतानी थी। फिर एक क्वेश्चन में आर्ट एंड कल्चर से लिया है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि गुप्त काल और चोल काल की भारत की हेरिटेज और कल्चर में क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है। ये भी आसान क्वेश्चन है। अगर आप टाइम टू टाइम रिवीजन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान हो जाता है। अब बात करते हैं एज ए रिसोर्सेस आपको किस किस की जरूरत होगी। आपको न्यूज़पेपर की जरूरत होगी ताकि आप डेली पढ़ पाएं कि करंट में क्या चल रहा है, और ये मैंने आपको यूपीएससी के सिलेबस में दिखाया है। सेकंड, बुक्स एंड पीवाईक्यू, ये तीनों आपके सोर्सेस रहेंगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर और बुक्स पढ़ते रहते हैं, पीवाईक्यू को भूल ही जाते हैं कि पीवाईक्यू नाम की भी कोई चीज है। लेकिन आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। जब भी आपको टाइम मिले आपको पीवाईक्यू से गो थ्रू होना है। लेकिन सवाल उठता है कि कौन से न्यूज़पेपर पढ़ें। ये सवाल इंग्लिश मीडियम के लिए भी होता है और हिंदी मीडियम के लिए भी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इनमें से कोई सा भी एक न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। सभी न्यूज़पेपर बेस्ट हैं, कोई न्यूज़पेपर किसी से कम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, मिलेनियम पोस्ट, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द बिजनेस लाइन। लेकिन ज्यादातर एस्पिरेंट्स द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करते हैं। आप भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं, अच्छे पेपर हैं। लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं हो पाते या आप अगर इन्हें पढ़ने में कंफर्टेबल फील नहीं करते तो आप इनमें से कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। ये पूरी लिस्ट है, सभी अच्छे हैं, सभी से यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं। देन बात अब हिंदी मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम न्यूज़पेपर ही होता है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें। उनकी इंग्लिश पर इतनी अच्छी कमांड नहीं होती, इसके कारण वो न्यूज़पेपर को ज्यादातर इग्नोर करते हैं या किसी शॉर्टकट तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जर्नी तो काफी लंबी है, शॉर्टकट से काम नहीं होगा। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये न्यूज़पेपर की लिस्ट है और ये न्यूज़पेपर यूपीएससी के लिए बेस्ट है। अगर आप इनमें से कोई सा भी एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ये आपके लिए इनफ रहेंगे। आप जनसत्ता फॉलो कर सकते हैं, आप दैनिक जागरण फॉलो कर सकते हैं, आप बिजनेस स्टैंडर्ड जो हिंदी में आता है, इकोनॉमी के लिए बेस्ट न्यूज़पेपर है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। आप लाइव हिंदुस्तान फॉलो कर सकते हैं, या आपके यहाँ जो भी लोकल न्यूज़पेपर आ रहा है आप उसे पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं इंडियन लैंग्वेज वालों को एक सलाह दूंगा कि आप हिंदी न्यूज़पेपर के साथ में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, और जो भी आपको आसान लगता है वो। उसका रीज़न ये है कि जब आप सीसेट के कॉम्प्रिहेंसिव सोल्व करेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि यूपीएससी का ट्रांसलेशन तो आप जानते ही हैं, और अगर उसके ट्रांसलेशन के भरोसे आप गए तो आपका सीसेट में फेल होना तो निश्चित है। इसलिए आपको बेसिक इंग्लिश तो पता होनी चाहिए। आप इनमें से कोई सा भी एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इसलिए नहीं कि आपको न्यूज़ कवर करनी है, सिर्फ इस पर्पस से कि आपको जनरल इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है इस पर मैं जल्द ही एक लेक्चर लेके आऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इन्हें कंटिन्यू रख सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि न्यूज़पेपर में अपने लिए
काम की चीजें निकालना, क्योंकि न्यूज़पेपर में कचरा बहुत आता है। और इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जो टाइम आपको सही न्यूज में देना चाहिए वो टाइम आप फालतू की न्यूज में खराब कर लेते हैं। इससे बचने के लिए आपके पास तरीके हैं। अगर आपको नहीं पता कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको डेली एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण न्यूज क्लिप्स फ्री प्रोवाइड की जाती है विद सिलेबस। आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। और ये न्यूज क्लिप्स प्रोवाइड करने का मेरा रीजन ये है कि बहुत सारी न्यूज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस कवर नहीं कर पाते, लेकिन उनका डायरेक्ट कनेक्शन आपके सिलेबस से होता है। इसलिए वहां में हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, मिलेनियम पोस्ट, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, द बिजनेस लाइन, वहीं जनसत्ता, बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइव हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, यानी जो भी न्यूज आपके सिलेबस से लिंक होती है वो क्लिप्स मैं आपको वहां प्रोवाइड कर देता हूं। इससे फायदा ये होता है कि आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन सी न्यूज पढ़नी है और इनका सिलेबस से क्या कनेक्शन है और उन्हें किस तरह कंप्लीट करनी है। यानी फाइनली आप कचरा पढ़ने से बच जाएंगे। देन बात आती है बुक्स की। फ्रेंड्स, बुक्स के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि आप टॉपर्स के वीडियो देखें, और टॉपर जो बेसिक बुक सजेस्ट करते हैं वो आपको पढ़नी ही है। आप उन्हें स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बेसिक को वही बुक्स स्ट्रॉन्ग करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया आती है, पॉलिटी के लिए सब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, वहीं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा भी पढ़ते हैं। या आप गूगल पर सिंपल सर्च करेंगे कि यूपीएससी बुक लिस्ट, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आप उन बुक्स में से जो भी आपको ठीक लगे आप परचेस करके या कहीं से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आजकल बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पर ये बुक फ्री भी अवेलेबल होती है। अगर आप पैसे खर्च नहीं कर सकते तो आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देन है आंसर राइटिंग। फ्रेंड्स, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, लेकिन ये बताऊंगा कि आंसर राइटिंग क्यों जरूरी है। फ्रेंड्स, मेंस में आपको 2 निबंध लिखने होते हैं, 2 आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं, उनके आंसर लिखने पड़ते हैं। जनरल स्टडी के 4 पेपर होते हैं, 20-20 क्वेश्चन उनके मानकर चलिए आप, यानी जनरल स्टडी के 80 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं। वहीं कंपलसरी इंग्लिश एंड एनी इंडियन लैंग्वेज के पेपर भी शामिल है। जनरल स्टडी के एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, 20 क्वेश्चन 3 घंटे, और आपको दूसरे लोगों से बेहतर आंसर लिखना होता है। उसी टाइम में आपको क्वेश्चन भी समझना होता है। और ये सब बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रीलिम्स तक आंसर राइटिंग का ए भी नहीं लिखते, देन किसी तरह प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, तो मेंस में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। और मेंस में अगर आपने एक क्वेश्चन भी छोड़ा तो आप रेस से बाहर। इसका मतलब है कि आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप मेंस क्लियर नहीं करेंगे इंटरव्यू का दरवाजा आपके लिए बंद ही रहेगा। और मेंस सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ी चाबी होती है। अगर उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं तो ये आपकी जिंदगी बदल देती है। इसलिए आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि अगर आपके पास 3 घंटे का टाइम है तो उसमें आप यूपीएससी के 20 क्वेश्चन लिख पाओ। और इसके लिए जरूरी है आपकी कड़ी मेहनत और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर ये आप डेली करते हैं तो यूपीएससी मेंस आते आते आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आप दिए गए टाइम में आराम से उन क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता। उस समय आपको अपने पूरे सिलेबस का रिवीजन करना होता है। देखते देखते टाइम निकल जाता है और पता भी नहीं चलता। अगर आप डेली 1-2 क्वेश्चन भी लिखेंगे तो ये अपने आप में इनफ होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरुआत में आती है, क्योंकि सबसे पहले आपको आंसर लिखना सीखना पड़ेगा। कॉलेज में आप जो आंसर लिखते थे या लिख रहे हैं वो और यूपीएससी में जो आंसर लिखे जाते हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। यानी आपको शुरुआत में आंसर लिखना सीखना पड़ेगा।
उसमें एक आंसर लिखने में आपको 20 मिनट भी लग सकते हैं, 25 मिनट भी लग सकते हैं, किसी किसी को 30 मिनट भी लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, ना सिर्फ आप आंसर लिखना सीख जाएंगे, बल्कि मेंस के टाइम एक आंसर को जितना टाइम देना चाहिए उस टाइम में खुद को आसानी से ढाल पाओगे। अब थोड़ी बात नोट्स मेकिंग पर भी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, नोट्स की अपनी इम्पोर्टेंस होती है और अपने नोट्स अपने ही होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। क्योंकि नोट्स आपके हथियार होते हैं। जो साल भर आप पढ़ते हैं उनका रिवीजन आप कहाँ से करेंगे? डबल से बुक लेके बैठेंगे? नहीं, आपको उसके लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे। उसका फायदा ये होगा कि एग्जाम टाइम में आप अपने द्वारा पढ़े गए टॉपिक्स का ठीक तरह से रिवीजन कर पाएंगे। और अगर रिवीजन अच्छा होगा तो एग्जाम में आपको ज्यादातर चीजें याद रहेंगी, जिससे सोचने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और आप खुद जानते हैं कि एग्जाम में एक एक सेकंड की वैल्यू होती है। अगर आपके नोट्स प्रॉपर तैयार रहेंगे, अगर आप उनका प्रॉपर रिवीजन करते रहेंगे, तो आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं आएगी। नोट्स मेकिंग कैसे करनी है आप टॉपर्स के नोट्स देख सकते हैं, आपको आसानी से पता चल जाएगा। आपको दो तरह के नोट्स बनाने हैं, एक प्रीलिम्स के लिए और एक मेंस के लिए। जो चीज प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है उसको आप प्रीलिम्स के नोट्स में लिखेंगे, और जो मेंस में पूछी जाती है उसे आप मेंस के नोट्स में लिखेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नोट्स को आपको बहुत क्रिस्पी करना है, यानी आपको बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इनके आपको बहुत छोटे नोट्स बनाने हैं। इससे फायदा ये होगा कि एग्जाम टाइम में कम समय में आप ज्यादा पढ़ पाएंगे, बेहतर आउटपुट निकलेगा और ठीक तरह से आप उनका रिवीजन कर पाएंगे। वही मेंस के नोट्स तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। अब बात थोड़ी गाइडेंस की कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यूपीएससी के एग्जाम में गाइडेंस का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिलता तो आप दिशाहीन हो सकते हैं। वहीं सही गाइड मिल जाता है तो आपका अपने सपनों तक पहुंचना आसान हो जाता है। इसलिए आपकी ये ड्यूटी है कि समय समय पर अपने सीनियर्स, अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स, इन सभी से गाइडेंस लेते रहें। अगर आपको गाइडेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारा ट्विटर हैंडल या टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम CBIS है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैं एस्पिरेंट्स को फ्री गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं, कभी ऑडियो लेक्चर के माध्यम से, कभी वीडियो लेक्चर के माध्यम से। वहां पर डेली करंट अफेयर्स क्लिप्स के थ्रू लोगों को गाइड किया जाता है कि आप इस न्यूज को इस तरह पढ़ें। उसमें हिंदी न्यूज भी शामिल होती है और इंग्लिश भी, और बहुत सारे मटेरियल जो आपकी प्रीलिम्स और मेंस में काम आ सकते हैं, वो सभी आपको वहां प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्रेंड्स, कुल मिलाकर देखें तो हमने यूपीएससी 2024 का पूरा रोड मैप देखा। हमने ये भी देखा कि हम इन कम समय में अपने रिसोर्सेस को कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि सिलेबस में जो चीजें क्लियर मेंशन है उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने ये भी देखा कि आप अपने टाइम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि दिसंबर के पहले आपको क्या करना है और दिसंबर के बाद क्या करना है। अगर आप पढ़ाई करते टाइम इन सभी चीजों का जो हमने अभी डिस्कस की है उनका ध्यान रखेंगे तो आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पढ़ाई करते समय इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा कि सिलेबस का कोई सा पार्ट हम छोड़ तो नहीं रहे हैं, क्या हम डेली न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं या नहीं। आपको इसका भी ध्यान रखना होगा कि आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं या नहीं। आपको इस पर भी ध्यान देना होगा आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं या नहीं। इसलिए पढ़ाई करते टाइम इन सभी चीजों का, इन सभी पॉइंट्स का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी के मामले में गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। आपके द्वारा की गई एक गलती आपके पूरे साल को बर्बाद कर सकती है। फ्रेंड्स, यूपीएससी की जर्नी इतनी भी आसान नहीं है जितनी आपको दिखाई देती है, लेकिन उतनी भी कठिन नहीं है कि जितनी लोगों द्वारा बताई जाती है। आपको सिंपल सी स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और उसे साल भर फॉलो करनी है। और एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ आपका डेडिकेशन, आपकी लगन,
आपकी समझदारी, आपकी एनर्जी, आपका टाइम मैनेजमेंट और वो सभी चीजें जो आपको हमेशा खुश रखती हैं, ये सभी चीज साथ होगी तो मुझे यकीन है कि एक दिन आप लोग आईएएस जरूर बन जाएंगे। मेहनत का रास्ता कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन वो कठिन रास्ता आपको अपनी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि अगर आपने सपने देखे हैं ना, तो उन्हें पूरा करने की आप में जिद और आप में हिम्मत जरूर होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।